हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं एक नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 7 नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, जो कि आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट बुक का है, तसल्ली से आज हम इसको समझते हैं। पहला सवाल आता है कि डिजास्टर और हैजार्ड के अंदर क्या फर्क है। तसल्ली से समझिएगा। जिस किसी नेचुरल घटना का कम एरिया में जब कोई नुकसान देखने को मिलता है तो वो हैजार्ड होता है, और यही अगर उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा बड़े एरिया में हो तो वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब, अगर कम लेवल पर नुकसान हुआ है तो वो हैजार्ड है, और ज्यादा लेवल पर अगर नुकसान हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा? डिजास्टर कहा जाएगा। आपकी बुक में डिफरेंट डिफरेंट इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। आपने सुना होगा किसी जगह पर भूकंप आ गया, आपने सुना अपने हिंद महासागर के बड़े एरिया के अंदर सुनामी आया था ईयर 2004 के अंदर। इसके अलावा बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर है, जब भी आप इस चैप्टर को तैयार करें बुक जरूर अपने साथ लेकर रखें, क्योंकि इस वक्त हम और आप काफी दूर दूर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंज देखे होंगे। जब कोई चेंज सडन मूवमेंट पर हो और काफी हैवी लेवल पर वो प्रभाव डाल दे तो वो डिजास्टर है। आप इस चीज के लिए देख सकते हैं, किसी जगह पर जब अर्थक्वेक आता है तो आपको टाइम नहीं लगता है सोचने का भी, और इतनी देर में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। जिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, जिन बड़े बड़े टावर्स को लगाने में सालों लग जाते हैं, उन सभी को खत्म होने में सिर्फ एक छोटा समय लगता है। कहने का मतलब, नेचर के द्वारा किया गया बहुत बड़ा चेंज यही हैजार्ड या डिजास्टर है, जिसके माध्यम से हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज अच्छे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव मैनर में है तो, नेगेटिव में है तो वो हैजार्ड या डिजास्टर बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कई इसके अंदर बातें बताई हैं, इनके कारण हैं। आज के समय में बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, नेचर डे बाय डे डिप्लीट हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं, इंसानों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे बड़े काम जिनके माध्यम से काफी नुकसान हो रहा है। एग्जांपल के तौर पर, समय समय पर होने वाले एटॉमिक परीक्षण नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब एटम्स रिलीज होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो चाहे वो समुद्र में किया गया हो, चाहे वो हवा में किया गया हो, चाहे वो जमीन पर, उसकी रेडिएशन जरूर प्रभाव डालेगी। तो यहाँ पर आपको ये इस बारे में बता रहे हैं। इसके लिए इन्होंने बचाव की काफी कोशिश की। इन्होंने एस्टेब्लिश किया अपनी तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि इंडिया में बनाया गया। इसके अलावा ईयर 1992 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। जगह का नाम था रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, साउथ अमेरिका के ब्राजील में रियो डी जेनेरियो नाम की जगह। यहाँ पर ईयर 1992 में एक समिट हुई थी। ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में 1993 लिखा है, उस बात सही करें। 1992 अकॉर्डिंग टू योर बुक, क्लास 10th बुक। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन मई 1994 योकोहामा जापान। इसके अलावा 1994 के अंदर योकोहामा नाम की जगह जापान में है, वहां पर भी इसको मैनेज करने के लिए बहुत कुछ सोचा गया, क्योंकि ये बहुत ही हैवी लेवल पर होने वाले नुकसान हैं। इनको आसानी से कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता, इनको आसानी से इनके बड़े प्रभाव हर आदमी नहीं झेल सकता। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल हैजार्ड्स के लिए यहाँ पर बात बोली गई है। नेचुरल हैजार्ड्स आर एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन नेचुरल एनवायरनमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी और बोथ। बिल्कुल सही है। नेचुरल हैजार्ड्स वो सारी घटनाएं हैं जिनके माध्यम से आसपास में, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो आसपास में बनी हुई बड़ी हुई बिल्डिंग, टावर्स हो, उन सभी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। किसी एक पर भी पड़ सकता है और इन दोनों पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा इन्होंने बोला है नेचुरल हैजार्ड और डिजास्टर में इन्होंने फर्क बताया है। नेचुरल हैजार्ड छोटे एरिया मींस कम प्रभाव डालने वाले होते हैं, जबकि डिजास्टर जो है वो ज्यादा प्रभाव डालने वाले होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है एवरी डिजास्टर इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ लोकल सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कंट्रोल इट। बिल्कुल सही है। अगर देखें तो आसपास में पाई जाने वाली कंडीशंस के आधार पर सभी हैजार्ड्स और सभी डिजास्टर्स अपनी अपनी स्पेसिफिक कंडीशन रखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट टाइप की एनवायरमेंट
इंडिया की बात करें तो कुछ इलाके में प्लेट्यू, कुछ में प्लेन, कुछ में माउंटेन, तो हर जगह पर जो भी कोई डिजास्टर आता है उसकी इंटेंसिटी अलग अलग पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने आपको बताया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, और भी बहुत सारी जो बड़ी घटनाएं हुई, जैसे कि टेबल 7.1 में आपको बताया गया है सब नेचुरल डिजास्टर सिंस 1948 से और अभी तक का जो समय है इसके अंदर कुछ जो बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा कुछ बड़े डिजास्टर्स भी बताए गए हैं टेबल 7.2 में, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ये भी आप आसानी से देखें। कंडीशन समझने वाली है, इसमें पहला है एटमॉस्फेरिक, कहने का मतलब आपके आसपास के हवा वाले इलाके में जो हुआ। फिर आता है टेरेस्ट्रियल, आसपास की जमीन के आसपास जो हुआ। फिर एक्वेटिक, जो आपके आसपास के पानी में हुआ। और आखिरी आता है बायोलॉजिकल, किसी प्रकार की कोई घटना, जैसे कि अभी फिलहाल जो चल रहा है ये बड़ा एक डिजास्टर ही है जिसको आप कोरोना के नाम से जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स एंड हैजार्ड्स इन इंडिया, ये कुछ आपको यहाँ कंडीशन दी गई है। इंडिया में भी समय समय पर अलग अलग प्रकार के हैजार्ड्स डिजास्टर्स आते रहे हैं, जैसे कि पहला इन्होंने अर्थक्वेक को दिया है। जैसा मुझे आज तक याद है ईयर 2000 के लमसम गुजरात के कच्छ इलाके के अंदर काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ क्योंकि वहां पर एक अर्थक्वेक आया था। इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर कंडीशंस दी गई है। बात को समझिएगा, जिस कंडीशन को मैं बताना चाह रहा हूं, विदाउट बुक अगर आप बैठते हैं तो आपके लिए लेक्चर का कोई मीनिंग नहीं है। अब आपको अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जोन बताई जा रही है, इसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। जो इसका एपिसेंटर है, मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अर्थक्वेक हमेशा ज्यादा प्रभाव डालता है जब वो अपने एपिसेंटर के पास में होता है। इनको अलग अलग जोन्स में दिया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, सेकंड है हाई डैमेज रिस्क जोन, थर्ड है मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, फोर्थ है लो डैमेज रिस्क जोन और फिफ्थ है वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में बांटा गया है। कहने का मतलब यहाँ बहुत नुकसान होगा, यहाँ उससे थोड़ा कम, यहाँ पर और कम और हो सकता है यहाँ पर ना के बराबर नुकसान हो। ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पाई जाती है। इसके आगे बढ़िए, इसमें इन्होंने आपको सोशियो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थक्वेक्स बताए हैं। सिंपल सा है, जिस जगह पर कहीं तबाही होगी उस जगह पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जिस जगह पर अर्थक्वेक आते हैं आसपास की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े टावर्स निस्तनाबूद हो जाते हैं, बशर्ते किस एरिया में आप आ रहे हैं इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे आ गए तो यहाँ पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी बचने की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत ही तेजी से धमक होगी, जमीन के अंदर बहुत तेजी से हलचल होगी जो कि आसपास के कंप्लीट एरियाज को प्रभावित करेगी। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, ये आपको कुछ कंपैरिजन दे रहे हैं, आपके पास फिगर 7.2 पेज नंबर 82 पर दी गई है। अर्थक्वेक हैजार्ड जोन्स, हमेशा याद रखिएगा अर्थक्वेक उन हिस्सों में ज्यादा आएगा जिन हिस्सों के आसपास में पर्वत श्रृंखलाएं होंगी लेकिन कमजोर होंगी। याद रखिए बात को, पर्वत श्रृंखलाएं होंगी लेकिन कमजोर होंगी, क्योंकि जैसे ही थोड़ी बहुत हलचल होगी तो जमीन में जहां भी एपिसेंटर बनेगा वहां पर जितनी भी रॉक्स हैं वो अपने एरियाज को छोड़ेंगी, तोड़ेंगी, और जिस वजह से काफी ज्यादा हैवी डैमेज जनरेट होगा। आपकी बुक में आपको दिखाया भी हुआ है, गुजरात का भी कुछ इलाका इन्होंने यहाँ पर आपको दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ईस्टर्न पार्ट इंडिया का पूरा, इसके अलावा कुछ कश्मीर का हिस्सा, उत्तराखंड का, और कुछ हिस्सा जो है नेपाल के पास में भी दिखाया गया है, बिहार के पास। तो इन सभी को आप तसल्ली से देखें, समझें। कॉन्सिक्वेंसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, बशर्ते अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो आप इनको आसानी से क्लियर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक हैजार्ड मिटिगेशन, गवर्नमेंट ने अर्थक्वेक से बचने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। मिटिगेशन मींस कुछ मैनेजमेंट जो उन्होंने बनाया है।
तो इसमें पहला है एस्टैब्लिशिंग अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारे अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर बनाए हैं। इसके अलावा प्रिपेयरिंग अ वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ द कंट्री एंड डिसएमिनेशंस ऑफ वल्नरेबिलिटी रिस्क इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब आसपास के डिफरेंट एरियाज में जिनमें ज्यादा से ज्यादा अर्थक्वेक्स आ सकते हैं उनका मैप बनाया है ताकि लोग हमेशा सचेत रहें। इसके अलावा मॉडिफाइंग द हाउस टाइप्स। हाउसेस के अंदर काफी बदलाव किए गए हैं। पहले हाउसेस को सिर्फ पत्थरों से या ईंटों की मदद से बनाया जाता था। आज के समय में दीवारों के अंदर भी बड़े बड़े आयरन रॉड्स वाले पिलर लगाए जाते हैं। रीजन, अगर तेज गति से कोई अर्थक्वेक आ भी जाता है तो वो रॉड्स उस झटके को झेल लेते हैं और मकान में ज्यादा नुकसान नहीं होता, जबकि पहले पूरा मकान ही जमीन की तरफ आ जाता था। इसके अलावा फाइनली मेकिंग इट मैंडेटरी टू अडॉप्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई पॉलिसीज जनरेट करते हुए आसपास के जितने भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हैं उनको बोला है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन देते हैं तो आप अपने अनुसार उसको जरूर एक बार मॉनिटर करें कि गवर्नमेंट गाइडलाइन या फिर अर्थक्वेक से बचने लायक कंडीशन की जैसा मकान बनाया जा रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता, इसकी पालना नहीं होती तो पेनल्टीज ली जाती हैं। इसके अलावा नई कंडीशन आती है, दिस वन इज सुनामी। सुनामी मैंने आपको बताया, समुद्र में लहरें उठती हैं, बहुत अच्छा है, समुद्र में लहरें उठती हैं और उठनी ही भी चाहिए, लेकिन अगर उन लहरों की गति तेज हो जाए तो वो सुनामी में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये काफी ज्यादा डिजास्टर्स होता है। मान के चलिए एक छोटा एरिया है, उस एरिया में कोई कोस्टल रीजन बना हुआ है। इंडिया का ये कोस्टल रीजन है जहां तक पानी हमेशा कोस्ट पर ही रहता है, लेकिन जब तेज लहरें उठेंगी तो ये पानी अंदर की तरफ आएगा और अंदर की तरफ आने से जितना भी जो कोस्टल एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। इसी को इन्होंने सुनामी कहा है। आगे बढ़िए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए आप ध्यान दीजिए, ये ज्यादातर आते किन जगहों पर हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज्यादातर ट्रॉपिक्स पर आते हैं। ट्रॉपिक्स ध्यान दीजिएगा, आपके पास में ये अर्थ है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये जो एरिया है 30-30 डिग्री का, इस एरिया को ही इन्होंने ट्रॉपिकल जोन बोला है। इस पर्टिकुलर एरिया में आने वाली जो भी घटनाएं हैं वो ट्रॉपिकल घटनाएं कहलाती हैं और इनके अंदर इन्होंने ऐड किया है ट्रॉपिकल साइक्लोन को। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से या फिर टेम्परेचर कम होने की वजह से, मींस किसी भी प्रकार की कुछ ज्यादा परिवर्तन होने की वजह से जो इसकी कंडीशंस हैं वो फिजिकल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं और उन फिजिकल कंडीशंस के चेंज होने के कारण कंप्लीट अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इस वजह से ही साइक्लोनिक वेव्स जनरेट होती हैं जो कि समुद्र से काफी ऊंचाई पर उठने लगती हैं और इस वजह से काफी ज्यादा आसपास में डिजास्टर देखने को मिलता है। बड़े बड़े शिप इसके अंदर फंस जाते हैं, बड़े बड़े एरियाज, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपके पास में जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी इनकी वजह से काफी तबाही हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने आपको डिफरेंट यहाँ पर इनकी कंडीशन बताई है, इनको आप देखें, तसल्ली से समझें। उसके बाद मैप नंबर 7.4 पेज नंबर 85 पर विंड एंड साइक्लोनिक हैजार्ड जोन्स आप देख सकते हैं। वही यहाँ पर ज्यादातर रिस्क जोन बताए गए हैं जहां पर पानी की मात्रा आसपास में ज्यादा है या फिर कोस्टल एरियाज हैं। इसके अलावा हवा तेज चलने की वजह से भी काफी नुकसान होता है। साइक्लोन पानी में भी आता है और साइक्लोन नॉर्मल हवा के साथ भी चलता है, तो इसकी वजह से बहुत हैवी नुकसान होता है। हवा की इतनी तेज स्पीड होती है, इतनी तेज गति होती है कि अगर बीच में कोई व्यक्ति विशेष खड़ा हो तो वो भी वहां पर नहीं टिक सकता। तो ये कंडीशन जनरेट होती है सिर्फ ट्रॉपिक्स के अंदर होने वाली हलचल की वजह से और इसके बड़े फैक्टर मैंने आपको बताए, ड्यू टू मैक्सिमम चेंज इन टेम्परेचर एंड
मैक्सिमम के साथ आप सडन वर्ड को भी लगा सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के इन्होंने आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं। आसपास का एरिया है उसके अंदर काफी नुकसान हो जाता है, काफी उथल पुथल हो जाती है। उसके बाद नई कंडीशन पाई है, दिस वन इज फ्लड्स। फ्लड बाढ़ को कहा जाता है। बाढ़ उन एरियाज में ज्यादा आती है जिन एरियाज के अंदर नदियां बहती हुई जाती हैं। आप मैप नंबर 7.6 पेज नंबर 87 पर देखें, उन्हीं एरियाज के अंदर फ्लड दिखाया जाता है या दिखाई देता है जहां पर नदियां ज्यादा बहती हैं। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन और सबसे बड़ी चीज ग्लोबल वार्मिंग। नदियों का जो पानी है उसका लेवल बढ़ने लगा है। लेवल बढ़ने की वजह से उनको ज्यादा इलाका चाहिए, ज्यादा एरिया चाहिए पानी को आगे ड्रेन करने के लिए, बट ऐसा नहीं हो पाता। और हमारी कुछ गलतियां, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, ड्यू टू अर्बनाइजेशन और बहुत सारे लोगों की पॉपुलेशन जनरेट होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर रास्ता है, जो नदी के जाने का प्रॉपर पाथ है, वो डिस्टर्ब होता है और नदी काफी बार उफान पे आ जाती है और उसकी वजह से जो जनरेट होता है उसी को बाढ़ कहा गया है। बाढ़ के फायदे तो आज तक बहुत ही ना के बराबर देखने को मिले हैं। हाँ, इससे ये जरूर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल इंप्रूव हो जाए, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारी फसल का खराब हो जाना, बहुत सारे आसपास के एरियाज का पानी में डूब जाना, अनेकों मकानों का टूट जाना, इस प्रकार की बड़ी घटनाएं फ्लड्स की वजह से देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ा इससे जो नुकसान होता है वो नुकसान एक ही है, और वो है आपकी जमीन की मोस्ट फर्टाइल सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। इसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फ्लड से बचने के लिए भी बहुत कुछ सोचा है, जैसे कि इन्होंने राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बनाई है और ऐसे ही और भी कई इन्होंने काम किए हैं। लेकिन बेसिकली इसके लिए नेचर तो जिम्मेदार है ही, फ्लड्स के आने के लिए ज्यादा जिम्मेदार खुद इंसान है, क्योंकि इंसान अपने लालच में हर प्रकार की घटना भूल गया है। इसके बाद आता है ड्रॉट। फ्लड का जस्ट अपोजिट आता है ड्रॉट। कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया जहां पर बरसात प्रॉपर नहीं आ पाती, जहां पर नदियां नहीं होती, उनमें ड्रॉट देखने को मिलता है, सूखा देखने को मिलता है। और इन एरियाज में आसपास में ना फसल उगती है और ना ही संपन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए सबसे जरूरी है वाटर, और वाटर अवेलेबिलिटी ना के बराबर होने की वजह से ये एरियाज डेवलप भी नहीं हो पाते। इसको भी दिखाने के लिए इन्होंने फिगर 7.8 पेज नंबर 89 पर आपको दिखाई है। आपको इसको बहुत तरीके से समझना है। टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स में इन्होंने पहला दिया है मेटोलॉजिकल ड्रॉट। इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। ऐसा ड्रॉट जिसमें कि बरसात आने की कंडीशन ही खत्म हो जाए, बहुत लंबा समय बीत जाए जिसमें बरसात ही ना हुई हो। दूसरा आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। जितना आपको पानी चाहिए अपनी फसलों को उगाने के लिए, उनको ड्रेन करने के लिए, ज्यादा ज्यादा जमीन को आसपास में फर्टाइल बनाने के लिए, उतनी बरसात नहीं आ पाती। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। इट रिजल्ट्स व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टोरेजेस एंड रिजर्वायर्स लाइक एक्विफायर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स एटसेट्रा फॉल्स बिलो। बिल्कुल सही। बरसात होने की नहीं होने की वजह से, प्रेसिपिटेशन डाउन होने की वजह से आसपास के वो इलाके जिनमें पानी काफी मात्रा में पाया जाता है उनमें भी पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को इन्होंने हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहा है। इकोलॉजिकल ड्रॉट, जिसकी वजह से आसपास में लोगों के जीवन तक पर खतरा आ जाए, वो इकोलॉजिकल है, और यही इसके टोटल टाइप्स हैं। इसके बाद आइए ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया। अलग अलग एरियाज आपको दिए गए हैं, जो कि पेज नंबर 89 पर जो मैप है उसको देखने से आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट सभी को पता है। आसपास में अगर पानी नहीं होगा, फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो ना रॉ मटेरियल जनरेट होगा, ना खाने पीने की चीजें होंगी, और ये सब आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देंगी। इसके अलावा लास्ट जो कंसेप्ट आपके पास में आता है वो है लैंडस्लाइड।
जमीन पर्टिकुलर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इन पार्टिकल्स में होने वाली किसी भी प्रकार की हलचल इनको बखेर देती है और ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऊपर से जितनी भी चट्टानें हैं वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती हैं और यही पर्टिकुलर कंडीशन क्या कहलाती है? लैंडस्लाइड। ये ज्यादातर ऊंचे इलाकों में, जिन्हें आप और हम हिल स्टेशंस कहते हैं, इसके अलावा हिली एरियाज के अंदर ही देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो कि बेसिकली पत्थर की नहीं बनी होती, वो कमजोर चूने या फिर मिट्टी से बनी हुई होती हैं, तो वो ज्यादा तेज बरसात होने की वजह से या फिर कभी कभी छोटे मोटे भूकंप के झटके आने की वजह से अपने इलाकों को छोड़ करके उस पर्टिकुलर हिस्से से हटकर जमीन की तरफ आ जाती है। लैंडस्लाइड से होने वाली तबाही भी काफी बड़ी है, इसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने आपको अलग अलग इसके इलाके दिए हैं, वल्नरेबिलिटी जोन्स, हाई वल्नरेबिलिटी जोन एंड मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी जोन। कहने का मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा खतरा वो नजदीक है, उसके अलावा कंडीशन चेंज होती चली जाएगी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इनसे बचने के लिए इन्होंने कहा है बहुत सारे इलाके जिन जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर मेथड्स लिए जाते हैं या फिर जिन जगहों पर माइनिंग वगैरह ज्यादा होती है, उन एरियाज को रेस्ट्रिक्ट किया जाए और कोशिश की जाए कि कम से कम हलचल पैदा हो। ज्यादा हलचल की वजह से ऊंचे इलाके जरूर जमीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनसे बचने का तरीका यही है, इन सभी एक्टिविटीज को कम से कम कर दिया जाए। उसके बाद लास्ट कंडीशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल ईयर 2005 के अंदर पास कर दिया गया था। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस को रखा गया और इसके आधार पर अलग अलग इलाकों को बांट दिया गया है और वहां पर हुए नुकसान के आधार पर उनको मदद भी दी जाती है। और कंक्लूजन आपको सिर्फ इतना दिया गया है कि आप हर कंडीशन के लिए तैयार रहें, मिटिगेशन मेजर्स की हमेशा जानकारी रखें, आसपास में कुछ ऐसी एक्टिविटीज ना करें जिससे कि ज्यादातर नेचुरल हैजार्ड्स जनरेट हो। ओके, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद इस बात को जरूर समझिएगा कि नेचर आपसे है और आप नेचर से हैं। अगर आप इसका बैलेंस नहीं बनाएंगे तो जो कंडीशंस आपने आज इस चैप्टर में पढ़ी हैं वो रेगुलर जनरेट होती रहेंगी। ओके।